जो कि मैं आज पढ़ाऊंगा आपको 23 जुलाई 2026 का करंट अफेयर, जिसमें हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हर एक बंडे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए अगर आपको एक अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उससे हटकर मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता, चाहे वो आरआरबी के क्वेश्चन हो करंट अफेयर माने के, चाहे वो एसएससी के हो या किसी भी बंडे एग्जाम में हो, वो आपको 100% ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलने ही मिलने हैं। और इसमें मैं 5 क्वेश्चन जो होता है मैं स्टैटिक जीके की जरूर लेता हूं, जो आपको जो भी आपने पढ़ा है 5 क्वेश्चन के हर एक रोज आपको अगर इस तरीके से मिलते रहेंगे तो आपका रिवाइव भी होता रहेगा। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 2026 में जारी की गई संशोधित कोर उद्योगों के सूचकांक आईसीआई श्रृंखला के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष बेस ईयर तय किया गया है? तो कौन सा जो बेस ईयर है वो कौन से तय किए गए हैं? तो 2022 और 2023 को बेस ईयर तय किया गया है। इससे पहले था हमारा 2011 और 12 को बेस ईयर तय किया गया था। बेस ईयर वो माना जाता है इसके आधार पर हम किसी भी चीज की, किसी भी संस्था की जो भी कोई उत्पादन वस्तु है या कुछ भी है या कोई प्राइस है, उसको हम इस ईयर के आधार पर हम उनकी कीमतें तय करते हैं, या उसके एक प्रोडक्शन हाउस या उत्पादन के क्षेत्र में हम उस पर हम एक तरीके से कुछ ना कुछ कीमतें, प्राइस, उत्पादन को तय करते हैं। बेस ईयर वो होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, इसमें जो 2022-23 को जो हमने नया आधार माना है, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा ने 2026 में जारी की गई संशोधित कोर उद्योगों के सूचकांक में, अब भाई बेस ईयर मानकर हमने संशोधित कोर उद्योगों के सूचकांक में हमने ये शामिल किया है, तो वो क्या शामिल किया है? तो हमने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज आईसीआई भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण मासिक संकेतक है। तो क्या ये एक मासिक संकेतक है जो महीने के अंतराल में निकलता है? और 2022 और 23 के अनुसार बेस ईयर को मानकर जो पहले औद्योगिक क्षेत्रों में 8 कोर हुआ करते थे, अब 2022-23 की बेस ईयर मानकर अब इसमें 9 शामिल कर दिए। अब नौवा कौन सा है? नौवा जो है हमारा आयरन, वो जो है हमारा लोह अयस्क। लोह अयस्क की उत्पादन क्षेत्र को देखते हुए, आर्थिक है, देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, मतलब कि जो लोहे अयस्क का कच्चा माल है वो हमारे देश में उससे बहुत बनने वाले प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा लोह अयस्क का जो कच्चा माल है उससे हम स्टील के बर्तन, स्टील्स, कुछ ना कुछ एक इस प्रकार से हम उत्पादन करते हैं। तो इसलिए इस इंडेक्स में शामिल कर दिया है 9वें स्थान पर हमारा लोह अयस्क। ठीक है, इसे डीपीआईआईटी के ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है। 2026 में जारी की गई संशोधित आईसीआई श्रृंखला के लिए नया बेस ईयर 2022-23 तय किया गया है। साथ ही आयरन ओर को नया कोर इंडस्ट्री जोड़कर अब कुल कोर इंडस्ट्रीज की संख्या 9 कर दी गई है। यह नई श्रृंखला पुराने 2011-12 बेस ईयर की जगह लेगी। अब ये जो श्रृंखला है 2022 और 23 की बेस ईयर मान के, अब ये जो जगह ले रही है वो 2011 और 12 की बेस ईयर की जगह लेगी। इसे औद्योगिक उत्पादन की वर्तमान संरचना को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए बनाया गया है। क्या? इसे अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए बनाया गया है। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन है हमारा, संशोधित कोर उद्योगों की सूचकांक श्रृंखला में 9वें कोर उद्योग रूप में हाल ही में किस नए क्षेत्र को शामिल किया गया है? संशोधित कोर उद्योगों के सूचकांक में, ठीक है, संशोधित कोर उद्योगों के सूचकांक आईसीआई श्रृंखला में 9वें कोर को कौन सा जोड़ा गया है? मैंने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा है, वो है हमारा लोह अयस्क। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। आयरन और लोह अयस्क स्टील निर्माण और भारी उद्योगों के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल। औद्योगिक उत्पादन में इसके अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इसे संशोधित आईसीआई सीरीज में 9वें कोर इंडस्ट्रीज के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। इस नए इंक्लूजन के साथ कोर उद्योगों का ढांचा अब पहले से अधिक व्यापक हो गया है। नया ढांचा हमारे देश के वर्तमान इंडस्ट्रियल मिक्स के पूरी तरह अनुरूप है, जिससे औद्योगिक विकास का सही आकलन किया जा सके। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक ब्यौरा पढ़ा दिया। इससे पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझा दिया, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन में जाते हैं हम। जुलाई 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता, जो हमारे यूसीसी कानून है, उसको एक और नए राज्य ने अपने प्रदेश में पारित किया है? तो वो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। तो यूजीसी को विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य ये बन चुका है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या है? अब मैं आपको बताता हूं यूसीसी का अर्थ क्या है। यूसीसी का अर्थ यह है, जो भी हमारे देश में कोई भी व्यवस्था बिगड़ती है उस पर एक कानून बनाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक समान कानून व्यवस्था का होना, जो हमारे समान कानून व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है, जो हमारा यूसीसी बताता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं बताता हूं, जैसे कि विवाह। तो जो विवाह है, कुछ समाजों में, कुछ धर्मों में 2-2 3-3 विवाह करने की प्रथा है। हिंदू धर्म में एक विवाह की प्रथा है। मुस्लिम धर्म में आप अभी उनके कानून में, मुस्लिम कानून जो होता है उनका, वो मुस्लिम कानून में हम 2-3 विवाह कर सकते हैं। और भी धर्मों में हम बात कह सकते हैं। जैसे कि तलाक, 3 तलाक की बात हम करते हैं, तो 3 तलाक में हम करते हैं, 3 तलाक में और तलाक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, सभी को एक समान कानून की व्यवस्था की जाएगी, सभी का एक विवाह होगा, कानून तलाक देने की ऐसी प्रथा नहीं चलाई जाएगी, उत्तराधिकारी एक का नहीं होगा, समान व्यवस्था से बढ़ाई जाएगी, और संपत्ति जो होगी समान रूप से सभी को दी जाएगी। इस तरीके से एक कानून व्यवस्था हमारा यूसीसी कानून करता है। जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश भारत का चौथा राज्य बन गया है, जिसने अपने राज्य विधानमंडल में यह यूसीसी बिल सफलतापूर्वक पारित किया है। मध्य प्रदेश से पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम भी अपनी विधानसभाओं में ऐसे कदम उठा चुके हैं। यह विधेयक समान नागरिक संहिता को पूरे राज्य में लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली भाषा। ये इंपॉर्टेंट, देखो आपको ये पता होगा, मैंने अभी दूसरी पीडीएफ में आपको पढ़ाया होगा कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म में जो नवोदित निर्देशक दिया गया था वो रणदीप हुड्डा को दिया गया था, डेविड फिल्म डायरेक्टर जो थे वो उन्हें दिया गया था। लेकिन अब ये जो है वो संथाली भाषा की फिल्म पर दिया गया है, वो डायरेक्टर कौन है? तो आंगन फिल्म है, हमारी आंगन फिल्म है, और उसके जो निर्देशक हैं वो है रवि राजू मुर्मू, जो कि इन्होंने आदिवासी भाषा संताली भाषा में बनाई गई है और उनको 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो इन्होंने इनके उपलक्ष्य में मिली है, ये फिल्म के उपलक्ष्य, ये आंगन मूवी के उपलक्ष्य में मिली है, क्योंकि ये फिल्म हमारी एक देश की बहुत बड़ी पहचान रखने वाली आदिवासी फिल्म आदिवासी भाषा में रिलीज की गई। ठीक है, अगर एक बहुचर्चित भाषा की लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, जिसके कुशल निर्देशक रवि राज मुर्मू है। इस फिल्म में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल कर इतिहास रच दिया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली लैंग्वेज फिल्म बन गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से संथाली जो सिनेमा है और आदिवासी भाषा पर आधारित बेहतरीन फिल्म निर्माण को पूरे देश में एक बहुत बड़ी पहचान गौरव दिलाया है। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा दोधन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोधन बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो हमारी नदी है केन नदी। किस नदी पर बनाया है? केन नदी। कौन सा बांध बनाया गया है? दोधन बांध। ठीक है, दोधन डाम एक अत्यंत प्रमुख जल संसाधन प्रोजेक्ट है जिसे मध्य भारत की केन रिवर, ये किस भारत की नदी है? मध्य भारत की नदी है केन रिवर पर बनाया जा रहा है। यह बांध बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई में जल प्रबंधन, क्षेत्रीय जल सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना है। इसी बड़ी परियोजना और इसके विकास कार्यों के लिए के कारण यह बांध हाल के समाचारों में लगातार चर्चा का प्रमुख मुख्य विषय बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह को। किसके विश्व कप, जो हमारे हॉकी विश्व कप के लिए, पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए जो भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह को। FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का मुख्य वैश्विक शासी निकाय 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है। वे दुनिया भर में अपनी अचूक ड्रेक फ्लिक एबिलिटी और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। कप्तान के रूप में उनका यह चयन इसलिए किया गया है क्योंकि वे भारत की डिफेंसिव और सेट पीस स्ट्रेंथ के लिए टीम के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। ये दोस्तों, आपको अगर ये जो आपको क्विक रिवीजन करना है भाई, प्लेयर कैप्टन, ये मैंने आपसे एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बॉक्स में लिख दिया है, आप यहां से पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? यूरोपीय देश और पहला देश बन चुका है जिसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर रखा है, और वो देश है हमारा फ्रांस। क्या देश है हमारा? फ्रांस देश है हमारा। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख और शक्तिशाली देश है जिसकी राजधानी पेरिस है, और जुलाई 2026 में फ्रांस यूरोप का पहला देश बन गया है। यूरोप का पहला देश बन चुका है। इससे पहले हमारा ऑस्ट्रेलिया ने भी काम किया था, और फ्रांस जो है यूरोप का बन चुका है जिसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक और कड़ा कदम बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और प्लेटफॉर्म एक्सेस रेगुलेशन पर दुनिया भर में चल रही बढ़ती बहस और चिंताओं को दूर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य भांडुप बर्ड पार्क किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से एआई संचालित पक्षी अभयारण्य होगा। भांडुप बर्ड पार्क भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी है जिससे महाराष्ट्र राज्य में तेजी से विकसित किया जा रहा है। इस अनूठी और आधुनिक परियोजना में नवीनतम तकनीक और एआई का प्रयोग किया जाएगा। नवीनतम तकनीक और एआई का प्रयोग करके बर्ड मॉनिटरिंग, जो बर्ड का मॉनिटरिंग है, बर्ड क्या करते हैं, बर्ड की क्रियाकलाप क्या है, दैनिकचर्या क्या है, क्या उनकी जो बोलचाल है, भाषा है, वो उस पर भी काम करेंगे। और हैबिटेट मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को और अधिक बेहतर बनाने का शानदार प्रयास किया जा रहा है। अपनी इस अनोखी पहल के कारण महाराष्ट्र अब पूरे देश में वाइल्ड लाइफ टेक इनोवेशंस के राष्ट्रीय पर बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। नया क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस एआई मॉडल ने 1939 की एक जटिल गणितीय समस्या जैकोबियन कंजक्चर और का समाधान खंडन खोजा है? तो क्लाउड फेबल 5 जो हमारा एआई मॉडल है हमारा क्लाउड फेबल 5, और इसने क्या काम किया है? इसने जो जैकोबियन कंजक्चर है, जो मैथमेटिकल ज्योमेट्री पर हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो मैथमेटिकल होता है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक ज्योमेट्री प्रॉब्लम थी, वो इसने क्लाउड फेबल 5 ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्लाउड फेबल 5 एक अत्यंत उन्नत एआई मॉडल है जो हाल ही में वैज्ञानिकों के बीच काफी चर्चा में आया है। इस एआई मॉडल ने वर्ष 1939 में चली आ रही एक बहुत ही जटिल गणितीय समस्या जिसे जैकोबियन कंजक्चर कहा जाता है। देखो 1939 से ये चीज चली आ रही थी, इस चीज की 1939 से प्रॉब्लम थी, सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन
क्लाउड फेबल 5 जो है भाई, उसने बड़ी आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, उसका समाधान निकाल दिया। समाधान या खंडन सफलतापूर्वक खोज निकाला है। जैकोबियन कंजक्चर मूल रूप से कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है। यह शानदार सफलता एआई रीजनिंग और मैथमेटिकल डिस्कवरी के क्षेत्र में दुनिया भर में एक बहुत बड़ी खास उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है दोस्तों, एआई जो है ना, अब हमारे लिए हमारी दैनिक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और एआई हमारे लिए आज की डेट में ना अमृत का काम कर रहा है। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अब ये एआई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि काफी लोगों की जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि अब चुटकियों से काम कर देगा, लेकिन ये चीज आप ये भी तो देखो, ये मैथमेटिकल जो चीज है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल्स जो भी प्रॉब्लम्स थी वो चुटकियों में समाधान कर रहा है। लेकिन अब वही चीज कई सालों से नहीं हो रही थी, तो ये भी तो एक फायदा है ना। तो अब हर चीज बेकार नहीं होती, बहुत अच्छी चीज है, एआई बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी और आर्विकुलर रॉक की खोज भारत के किस राज्य में की है? तो मध्य प्रदेश में की है। आर्विकुलर रॉक एक विशेष प्रकार की दुर्लभ चट्टान होती है जिसमें गोलाकार या कंसंट्रिक्ट मिनरल संरचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्विकुलर चट्टान की ऐतिहासिक खोज की है। यह महत्वपूर्ण खोज भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद खास है, क्योंकि इससे वैज्ञानिकों की पृथ्वी की सबसे पुरानी क्रिस्टल और इसके प्रारंभिक निर्माण को गहराई से समझने में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भाई किस, अब यह है भाई किस समझौते पर, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और किस देश के साथ आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है हमारा संयुक्त अरब अमीरात, बोले तो दुबई। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई पश्चिम एशिया का एक प्रमुख संघीय देश है जिसकी राजधानी आबू धाबी है। दुबई इसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। हाल ही में भारत ने आंध्र प्रदेश राज्य में एक विशाल फूड प्रोसेसिंग, किसने भाई? भारत ने आंध्र प्रदेश राज्य में एक विशाल फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह द्विपक्षीय समझौता कृषि आधारित उद्योग, विदेशी निवेश और फूड वैल्यू चेन डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए विशेष उद्योग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय वनों के 465 पारिस्थितिकी अध्ययनों का व्यापक मेटा डेटा सेट लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु में स्थित एक अत्यंत प्रमुख जैव विज्ञान अनुसंधान है। दो कौन सा संस्थान है जो कि भारतीयों ने 465 पारिस्थितिकी अध्ययनों का व्यापक डेटा सेट लॉन्च किया है? वो है राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एनसीबीसी बेंगलुरु में स्थित है। यह एक अत्यंत प्रमुख जैव विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। हाल ही में इस प्रतिष्ठित संस्थान ने भारतीय वनों पर आधारित 465 का एक बेहद व्यापक मेटा डेटा सेट लॉन्च किया है, जिसे इन्वेंट्री नाम दिया गया है। यह विशाल डेटा सेट हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए बायोडायवर्सिटी एनालिसिस, फॉरेस्ट इकोलॉजी, वन पारिस्थितिकी और कंजर्वेशन रिसर्च, संरक्षण अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी और मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उद्घाटित उदमारू पुल किस नदी पर स्थित है? श्योक नदी पर स्थित है। हाल ही में पूरी तरह से उद्घाटित किया गया उदमारू ब्रिज प्रसिद्ध श्योक रिवर पर स्थित श्योक नदी लद्दाख क्षेत्र की याद रखना मेरे दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तेज बहाव वाली नदी है। कौन सी नदी? श्योक नदी। ठीक है, और यह नदी ऊंचाई वाले पर्वतीय भूभाग और सीमावर्ती परिवहन के लिए सामरिक स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस नए पुल का निर्माण उद्घाटन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में रीजनल और कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय संपर्क को और अधिक मजबूत तथा सुगम बनाने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारस डिफेंस भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में $464 मिलियन निवेश के सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा स्थापित करेगा? तो भैया पारस डिफेंस भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों, OSAT का फुल फॉर्म होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है। यह सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़ी है, एक बहुत अहम सुविधा होती है। भारत के महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर भारी निवेश के साथ यह OSAT सुविधा स्थापित करेगी। यह बड़ा निवेश भारत को विशेष भविष्य में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण औद्योगिक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस शहर में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो वो हमारा राज्य है हमारा चंडीगढ़। ठीक है, क्या है? चंडीगढ़। ब्रिक्स एक प्रमुख और क्या मैं क्या कह रहा था भाई, भारत ने किस शहर में? तो शहर है हमारा चंडीगढ़। ठीक, ब्रिक्स एक प्रमुख और शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय समूह जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। हाल ही में भारत ने अपने चंडीगढ़ शहर में 16वीं ब्रिक्स किस शहर में? भारत ने अपने शहर चंडीगढ़ में
हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग को सफलतापूर्वक मेजबानी की है। इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपस में स्वस्थ सहयोग बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना और बेहतर स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए पॉलिसी एक्सचेंज बढ़ावा देना है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं वो मैंने बता दिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस शहर में महलों का शहर कहा जाता है, वो है कोलकाता। अब कोलकाता क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसे पूरे भारत में सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसे यह नाम शहर में मौजूद भव्य ऐतिहासिक इमारतों, सुंदर औपनिवेशिक स्थापत्य और इसकी गहरी सांस्कृतिक समृद्धि, ऐतिहासिक इमारतें, औपनिवेशिक स्थापत्य के कारण भारतीय इतिहास, साहित्य, कला और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रमुख राजनीतिक आंदोलनों में कोलकाता की भूमिका हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? वो है हमारा आर्टिकल 17। संविधान का आर्टिकल 17 मुख्य रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन से पूरी तरह से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसी भी रूप से छुआछूत, सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से असंवैधानिक और दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह सख्त प्रावधान भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय की मजबूत संवैधानिक नींव का एक बहुत ही अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। अरावली जो पर्वतमाला है वो भी हमारी अभी कुछ ही महीनों पहले बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है, क्योंकि उस पर काम चल रहा था, उसको बहुत सारी बातें थी उसको लेकर। अभी अरावली शिखर भारत की प्रसिद्ध अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है वो अरावली की पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी है। यह प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर और राजस्थान राज्य के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। अरावली पर्वतमाला भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम, दुनिया की, देखो मेरे दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। यह अनोखी प्राचीनता और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण गुरु शिखर भूगोल के दृष्टिकोण से बहुत ही खास महत्व रखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो कौन से राजवंश ने? पूर्वी गंग राजवंश ने। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। और किसने करवाया था? उनका नाम था नरसिंह देव प्रथम देव। ठीक है। अब भैया कोणार्क सूर्य मंदिर किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है। कहां पाया जाता है? उड़ीसा में। ये हमारा उड़ीसा के पूरी क्षेत्र में मतलब कि उड़ीसा के पूरी क्षेत्र में है, पाया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आती है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके ये पीपीटी बनाता हूं और मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो कि बनने एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के और आरआरबी के ज्यादा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच।